कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम साइंस क्लास 9 का चैप्टर 11 वर्क और एनर्जी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे वर्क क्या होता है, एनर्जी और पावर के बारे में जानेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू सम इंजन रिक्वायर फ्यूल? कुछ जो इंजन होते हैं उनको फ्यूल की जरूरत क्यों होती है, पेट्रोल या डीजल की जरूरत क्यों होती है? तो आप कहोगे उनको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, है ना। आप यही कहेंगे कि उनको फ्यूल की जरूरत होती है एक तरह से वर्क करने के लिए, है ना, वर्क करने के लिए। और फ्यूल से मिलता क्या है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी से क्या करते हैं? वो वर्क करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो टर्म है ना, वर्क और एनर्जी, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बिना एनर्जी के वर्क पॉसिबल नहीं है, और वर्क करेंगे तो एनर्जी की जरूरत होगी ही, या तो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, व्हाई डू लिविंग बीइंग्स एंड ह्यूमन लिविंग बीइंग्स एंड मशीन नीड एनर्जी? भाई ह्यूमन बीइंग्स को, हम लोग खाते पीते हैं, है ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है। मशीन को उनके फ्यूल से एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, पेट्रोल से मिलती है या डीजल से मिलती है। तो एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? तो बच्चों, एनर्जी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का नाम जो है ना, वर्क एंड एनर्जी, कितना मतलब इंटर रिलेटेड वर्ड है यार, एक दूसरे के बगैर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वर्क है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क करने की एबिलिटी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं बच्चों हम इस चैप्टर में। तो क्योंकि हमने बात करी है वर्क की, तो पहला प्रश्न बनता है, वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है ना, वर्क क्या है? तो देयर इज डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इन साइंस। भाई जो डेली लाइफ में हम जो वर्क की जो डेफिनेशन देखते हैं, वर्क को जिसे हम कहते हैं, और रियल लाइफ और साइंस के टर्म में जो वर्क है वो बिल्कुल अलग अलग है। डेली यूज में जो हम जिसको वर्क कहते हैं साइंस में, उसमें बहुत कम वर्क नजर आता है। जैसे एग्जांपल में देखो, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। देखो यार, एक लड़की कमली है ना, वो बहुत वर्क कर रही है अगर डेली लाइफ के हिसाब से देखें, लेकिन साइंस के हिसाब से बहुत ज्यादा वर्क वो नहीं कर रही है। जैसे कमली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो बहुत सारा टाइम अपने स्टडीज में खर्च करती है, किताबों को पढ़ती है, डायग्राम बनाती है, अपने थॉट्स को यानी ऑर्गेनाइज करती है, अपने मतलब पॉइंट्स को बनाती है, क्वेश्चंस पेपर कलेक्ट करती है, क्लासेस अटेंड करती है, प्रॉब्लम डिस्कस करती है फ्रेंड्स के साथ में, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करती है। और इन सभी कामों में बहुत बहुत डेली लाइफ के हिसाब से हम कहेंगे बहुत मेहनत कर रही है, बहुत वर्क कर रही है। लेकिन साइंस में बहुत कम वर्क हो रहा है बच्चों, क्योंकि साइंस में जो वर्क की डिफाइन है थोड़ा अलग है, जिसे हम अभी जानने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल, नो वर्क इज डन इन स्टैंडिंग एट ए प्लेस विद अ लोड ऑन योर हेड। अगर किसी जगह आप अपने सिर पर लोड लेके खड़े हैं, तो आप तब भी आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। सर पर आप लोड लेके खड़े हैं, थक जाते हैं, और लेकिन कोई वर्क नहीं होता। कमली एग्जाम के लिए इतना कुछ कर रही है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है ना, इतनी सारी मेहनत कर रही है, पर उसमें भी बहुत कम वर्क नजर आ रहा है। तो भैया मतलब डेली टू डे लाइफ में जो हम जैसे वर्क कहते हैं ना, वो जो साइंस के टर्म में वर्क है उससे अलग हो रहा है। चलिए वही जान लेते हैं कि साइंस में वर्क किसे कहते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे बहुत सारा वर्क होता हुआ दिखेगा। देखो पीछे तो एग्जाम्पल हमने देखा वर्क बहुत कम हो रहा है ना, लेकिन इस वाले एग्जाम देखेंगे कि एग्जाम की वर्क काफी कुछ हो रहा है। जैसे आप अगर सीढ़ियां चढ़ते हैं, है ना, सेकंड फ्लोर पहुंच जाते हैं, तो काफी वर्क होता है, क्योंकि आप अपने वेट को, अपने मास को लेके जा रहे हैं उस हाइट तक, सेकंड फ्लोर तक। पेड़ पे चढ़ेंगे तो भी काफी वर्क होगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या है ना, पेड़ पे चढ़ के आ रहा है, तेने कोई काम तो करना नहीं है, बस इधर उधर घूमना है, इस फ्लोर से उस फ्लोर, उस फ्लोर से उस फ्लोर, पेड़ पे चढ़ गया। कौन सा काम तेने कर दिया पेड़ पे चढ़ के, है ना, ऐसे हम बोल देंगे रियल लाइफ में। भैया आप मैदान में दौड़ रहे हैं तो कहेंगे क्या वर्क किया है, क्या काम किया तेने, मैदान में दौड़ के आया तो तुमने क्या उखाड़ दिया भाई। तो मतलब रियल लाइफ में इसे वर्क नहीं कहेंगे, पर साइंस में बहुत सारा वर्क हो रहा है। साइंस में अगर दौड़ रहे हैं, साइंस के हिसाब से पेड़ पे चढ़ रहे हो, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हो, सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो, तो आप बहुत वर्क कर रहे हैं, है ना। साइंस का वर्क और रियल लाइफ में जो हम वर्क को डिफाइन करते हैं काफी अलग अलग है बच्चों। साइंस के हिसाब से वर्क होने की दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। साइंस के हिसाब से अगर वर्क हो रहा है तो एक तो फोर्स लगना ही लगना चाहिए, फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये हो गई। और द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, और ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं। अगर साइंस के हिसाब से वर्क हो रहा है तो फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए पहला, और फिर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए फोर्स लगने की वजह से। तो तब हम कहेंगे कि साइंस के हिसाब से वर्क हुआ है बच्चों। तो कमली वाले एग्जांपल में हमने देखा कि वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स तो नहीं लगा हो रहा हो, किताब को उठाने में या पेन चलाने में या सोचने में, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में
इन सब में ज्यादा कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट तो दिख ही नहीं रहा खास, इसलिए वो जो साइंस के हिसाब से बहुत कम वर्क हो रहा था। लेकिन जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, फोर्स लग रहा था, इसलिए वहां काफी अच्छा वर्क होता हुआ दिख रहा था साइंस के हिसाब से। चलिए अब हम समझ लेते हैं साइंस में वर्क की डिफाइन क्या होगी। वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। वर्क को W से डिफाइन करते हैं और ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू S, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है एक तरह से। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, और वर्क का यूनिट जूल है। तो फिर 1 जूल क्या होता है? 1 जूल वो अमाउंट ऑफ वर्क है जब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और उसमें डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है, तो 1 जूल वर्क माना जाएगा। यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना, 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू क्या कहेंगे? 1 न्यूटन मीटर। तो ये वर्क की डिफाइन हो गई। वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा यूनिट जूल है। वर्क का मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और 1 जूल को भी हमने यहां पे समझा। अब हम समझ लेते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, या जीरो वर्क क्या होता है। तो बच्चों पॉजिटिव वर्क क्या होता है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, है ना। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो ये जो वर्क होगा ये पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है ना। जहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं वहां पॉजिटिव वर्क होता है। और नेगेटिव वर्क कब होता है? फोर्स आपने इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर आया है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, तो वहां पर नेगेटिव वर्क होता है। इनके बीच में जो एंगल बनता है ना 180 डिग्री बनता है। इनके बीच में जो एंगल बनता है क्या? ये एंगल यहां पर 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स होता है नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, तो वहां नेगेटिव वर्क होता है। नो वर्क कब होता है? कभी वर्क कब नहीं माना जाता? या तो फोर्स ना लग रहा हो, पहला कंडीशन है कि या तो फोर्स ना लग रहा हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। आप कहोगे ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर कहां होती है? बच्चों जब किसी ऑर्बिट पे प्लेनेट मूव कर रहा है ना, ये सन है मान लो, ये प्लेनेट मूव कर रहा है, तो ये जो फोर्स लगता है ना और इसके मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, तो यहां नो वर्क होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क करता है नो वर्क करता है। तो नो वर्क की तीन कंडीशन हो गई। एक तो या तो फोर्स ना लग रहा हो तो नो वर्क है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है जैसे मैंने फिगर में बताया तब नो वर्क है, या डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रहा हो तभी कोई वर्क नहीं होगा, जीरो वर्क या नो वर्क कहेंगे हम। जीरो वर्क या नो वर्क दोनों बातें कह सकते हैं बच्चों हमने ये जान लिया कि कब वर्क होता है कब वर्क नहीं होता है, वर्क की होने की क्या दो शर्तें हैं, वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है, वर्क जीरो या नो वर्क कब होता है, ये सब जान लिया हमने, ठीक है। वर्क की यूनिट जूल होती है ये भी जान लिया, 1 जूल क्या होता है ये भी जान लिया। अब जब वर्क समझ लिया तो चलो एनर्जी की तरफ चलते हैं बच्चों। एनर्जी अब अपने पास टॉपिक है, लाइफ एनर्जी के बगैर इम्पॉसिबल है। देखो हम लोग बिना खाए क्या जिंदा रह सकते हैं? तो खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या? सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से अल्टीमेट सोर्स क्यों है? क्योंकि सन से, है ना, सन है उससे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है ना। प्लांट्स जो मतलब प्लांट्स को एनर्जी मिलती है और प्लांट से फिर इंसानों को एनर्जी मिलती है, उनको फूड मिलता है। तो ये सन से प्लांट को, प्लांट से मनुष्य को या एनिमल्स को, तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। इसके अलावा एनर्जी हमें एटम के न्यूक्लियाई से भी मिल जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में। एनर्जी हमें अर्थ के इंटीरियर से भी मिल जाएगी, है ना, थर्मल एनर्जी, टाइड से भी हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी के बहुत सारे सोर्स है पर सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों। इसके अलावा बच्चों एनर्जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी कब होती है? किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है ये कब कहा जाएगा, है ना। जैसे मान लो आप है आराम से बैठे हुए, आप में काम करने की कोई क्षमता नहीं है, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है, इस वक्त आप पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में कब कहा जाती है? जब एन ऑब्जेक्ट हैव अ कैपेबिलिटी टू वर्क, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है, पजेस एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो एनर्जी को
लूज करता है ना। अगर आप काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, यानी एनर्जी आपने लूज की है। और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है वो एनर्जी को गेन करता है बच्चों। जिस ऑब्जेक्ट को आपने धक्का मारा, यानी आपने किसी गाड़ी को धक्का मारा तो आपने वर्क किया, आप थकेंगे, लेकिन गाड़ी पे धक्का लगाया यानी गाड़ी पे आपने वर्क किया है, तो उस गाड़ी को एनर्जी मिली और उस एनर्जी से वो आगे मूव कर जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो एनर्जी लूज करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होगा वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है ना। इसलिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें एनर्जी को मेजर करना है तो हमें ये देखना होगा कि उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है। आगे भी हमें क्वेश्चन आएगा एनर्जी निकालने के लिए, तो वर्क से एनर्जी निकल जाएगी, जितना वर्क कर सकता है उतना उसके पास एनर्जी है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी निकालना है तो उसका हम वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो निकालने हैं, तो हमें उसका एनर्जी मालूम चल जाएगा। इसलिए एनर्जी की भी वही यूनिट है जो वर्क की है बच्चों, जूल, और बड़ी यूनिट को हम किलो जूल कह सकते हैं, जो 1000 जूल के बराबर होता है। और ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है ना, 1 जूल की डिफाइन। तो आप समझ गए होंगे एनर्जी क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। एनर्जी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो एनर्जी लूज करता है, जिस ऑब्जेक्ट में वर्क होता है वो एनर्जी गेन करता है। एनर्जी को हम किसी ऑब्जेक्ट के कार्य करने की क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम है। चलिए एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में भी समझ लेते हैं बच्चों। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है? जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, इस धरती पे जो हम रहते हैं, बहुत तरह की एनर्जी है। जैसे हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी को हम शॉर्ट में एम ही कह देते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। इसके अलावा हीट एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है, केमिकल एनर्जी होती है जो फूड से मिलती है ना। बैटरी में केमिकल्स होते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है एक एनर्जी का फॉर्म। लाइट एनर्जी है ना, जो हमें लाइट से मिलती है, सनलाइट से मिलती है, या बहुत सारे डिवाइस, लाइटिंग डिवाइस है, उनसे मिलती है। तो यहाँ बहुत तरह के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे चारों ओर। ठीक है ना, बहुत तरह की एनर्जी के फॉर्म्स है हमारे चारों ओर बच्चों। अब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्योंकि हमने अभी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी बताया मैंने आपको भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी को जान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को बच्चों कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी किसी में उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है। जैसे एग्जांपल में अगर एक कोकोनट नीचे गिर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक कार दौड़ रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। एक पत्थर लुढ़क रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर है तो काइनेटिक एनर्जी है। ब्लोइंग विंड, बहती हवा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई एथलीट दौड़ रहा है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है ना। ये सभी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी है। यानी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन क्या बनती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की उसके स्पीड के साथ इंक्रीज हो जाएगी। जितने ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। जितना मतलब ऑब्जेक्ट तेज होता जाएगा उसकी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी के हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को भी समझ लेते हैं। अब कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि उसके वर्क करने की एबिलिटी अगर हमें मालूम है ना, कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो उसे हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस कितना वर्क वो कर सकता है उसे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो कहते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मोशन में है तो उसके पास v, u और a को कनेक्ट करने वाला ये रिलेशन होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से अगर हम s कैलकुलेट कर ले तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, अब बात कर, ये तो s की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी। अब हम f कैसे निकालेंगे? देखो f क्या होता है, सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा था m इंटू a होता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ आपने 9th चैप्टर में जो पढ़ा था वो f इक्वल टू ma होता है। यहां हम क्या करें, f की वैल्यू ma रख दें और s की वैल्यू रख दें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है, ये रख दें।
तो यहां ए से ए कट जाएगा, तो जो वर्क आ रहा है उसका वो आ रहा है mv² माइनस u² अपॉन में 2, यानी इसे हाफ आगे लिख दें। तो ये जो वर्क हो करने की जो उसकी एबिलिटी होगी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वो हो गया हाफ mv² माइनस u²। ये किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। अगर उस ऑब्जेक्ट में जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, है ना, तो u 0 हो जाएगा। अगर वो एट रेस्ट होगा तो उसका u 0 हो जाएगा। इस केस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों, तो क्योंकि u उसका 0 है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हाफ यहां पे अगर 0 रख दोगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो हाफ mv² हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है रेस्ट से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², है ना। अदरवाइज उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, अगर वो पहले से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंज है, u से v हुआ है, तो जो उसका जो काम करने का जो वो होगा, वर्क होगा, वो हाफ mv² माइनस u²। वही वर्क जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ये देखो हमने वर्क कैलकुलेट किया था और इसको हमने एनर्जी के इक्वल में रख दिया। क्योंकि हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है ये मालूम करना है, तो हम ये मालूम कर लें कि वो कितना वर्क कर सकता है या उसने कितना वर्क किसी ऑब्जेक्ट पे किया है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे उसने जो वर्क किया वही उसके पास एनर्जी थी बच्चों। तो यहां पे हमने यही मालूम करने की कोशिश किया है कि उसका वर्क कितना हुआ है, और वर्क जो है F इंटू एस से आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से आता है। F जो है ma होता है, S का हमने रिलेशन निकाला v² माइनस u² अपॉन 2a से, फिर दोनों को F और S की जगह पर F और S की वैल्यू रखा है और हमें वर्क मिल गया हाफ mv² माइनस u²। यही वर्क उसके अंदर एनर्जी बताएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² माइनस u²। अब अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है मूव करना, तो उसका u 0 होगा, तो उस केस में उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी उसके पोजीशन में चेंज होने की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज हुआ, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी गेन हुई, उसे हम कहते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसे यहां जमीन से आपने इस पत्थर को उठा के यहां ले गए, तो इसकी पोजीशन चेंज करी। जब इसकी पोजीशन चेंज हुई है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कोई चीज है, जैसे मान लो कोई बलून था, उसको आपने दबा के पिचका दिया, है ना, इतना कर दिया, दबा के आपने उस बलून को पिचका दिया। तो जब आपने इसको पिचकाया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, तो दोबारा से आप छोड़ेंगे तो ये एनर्जी वानी अपने शेप वापस गेन कर लेगा, है ना। तो ये जो है पहले बलून था, इसको आपने पिचकाया, शेप इसका चेंज हुआ, और जैसे आप इसे छोड़ेंगे वापस अपना शेप गेन कर लेगा। यानी उसके पास जब आपने दबाया तो उसके पास एनर्जी आ गई थी, क्योंकि आपने उस पर वर्क किया था। आप जिस पे वर्क करते हैं उसको एनर्जी मिल जाती है। तो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन को चेंज करने की वजह से, जैसे इस ऑब्जेक्ट को यहां उठा के ले गए, उसकी पोजीशन को चेंज करके या उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसकी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आ जाता है, उससे जो उसमें एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर दो तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी, उसके पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। किसी धनुष में तीर को लगा दो, है ना, एरो लगा दो, धनुष में तीर को लगा दो और खींच दो उसको, है ना, आगे करने के लिए, तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। हथौड़ा उठा हुआ हो और उसको कील पे मारो तो उठे हुए हथौड़े में एनर्जी होती है, क्योंकि आपने उसे उठाया एक पोजीशन से और आप उसे कील पर जैसे मारेंगे कील को अंदर धंसा सकता है। तो रेज्ड हैमर में एनर्जी है। कोई वो जो चाबी भरने वाली कार होती है, अगर उसकी चाबी को भर देंगे यानी की को अगर वाइंड कर देंगे तो उसमें भी एक एनर्जी आ जाएगी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि उसकी जो अंदर की स्प्रिंग है ना वो मुड़ जाएगी, है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे खुलने लगेगी तो कार आगे भागने लगेगी। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के हैं बच्चों। अब हमारे पास टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, यानी जैसे इस ऑब्जेक्ट को आपने इस बॉक्स को उठा के h मीटर हाइट पे यहां ले आए, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी, फिर से हमें अगर एनर्जी को मेजर करना है तो वर्क मेजर करना होगा। तो वर्क आप जानते हैं क्या होता है, F इंटू एस होता है, ठीक है। F मतलब यहां पर उसका वेट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रहा है ना, आपने इससे पहले चैप्टर 10 स्टडी कर लिया है। तो वेट क्या होता है, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट।
तो इस फोर्स के अगेंस्ट आप काम करेंगे, इसका वेट होगा mg, ठीक है। और किस हाइट तक आप इसे लेके गए हैं, इस हाइट तक ले गए हैं, तो हाइट ही h है, तो यहां s की जगह h हो जाएगा, तो ये वर्क हो जाएगा mgh। यही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है बच्चों mgh। कितना आसान है, सिर्फ हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है, वही वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। सीधी सी डेफिनेशन है कि जिस ऑब्जेक्ट में कितना काम करने की शक्ति है, कितना उसको वर्क करने की शक्ति है, वही उसके पास एनर्जी होती है। अब यहाँ पे दूसरे फिगर में समझाया हुआ है बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट को आप h हाइट तक ले जाते हैं स्ट्रेट, है ना, h हाइट तक स्ट्रेट ले जाते हैं और उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, और इसी ऑब्जेक्ट को पहले ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर इस पाथ से ले गए, फिर ऐसे ले गए। लेकिन अब क्या इन दोनों की एनर्जी में कोई फर्क होगा? क्या इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क होगा? बिल्कुल नहीं फर्क होगा। पाथ ए हो या पाथ बी हो, फाइनल हाइट तो h है, तो जो इनकी फाइनल हाइट होगी इसकी भी फाइनल हाइट h है, तो दोनों की हाइट सेम है, यानी दोनों में हाइट इक्वल है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों में वो भी दोनों में इक्वल ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है भाई, वेट दोनों का सेम है, सेम ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग रास्ते ले जा रहे हैं सिर्फ। तो क्योंकि अभी आपने डिफाइन में देखा mg दोनों में सेम होगा, और h भी सेम हो रहा है, क्योंकि आप रास्ते से डिपेंड नहीं करता, आपका उस ऑब्जेक्ट की जो अर्थ से हाइट होगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क किया है, वो एक्चुअल हाइट से ही उसका पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ता है। तो क्योंकि दोनों ही केसेस में हाइट सेम है, केवल रास्ते अलग अलग है, इसलिए दोनों में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, क्या आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल? क्या एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म जो है इंटर कन्वर्टिबल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर यस होगा। और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं? लाइट में चेंज कर देते हैं, है ना, अगर एलईडी वगैरह जला रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं अगर हम फैन चला रहे हैं। इसी तरह से पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोल में क्या है? पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है। पेट्रोल क्या है? उसमें केमिकल है, यानी केमिकल एनर्जी है, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं? अगर कार दौड़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम फूड लेते हैं, फूड में केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी हम लेते हैं, फिर उसको हम ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में, रनिंग वगैरह में कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, दौड़ने भागने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है जो इंटर कन्वर्टिबल है। अब हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी का कंजर्वेशन का नियम क्या है, यानी हिंदी में उसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। यानी एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी की एक फॉर्म से केवल उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं हम टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। यानी टोटल जो एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेम रहती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी जो है हमेशा सेम रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जो है वो सभी सिचुएशन में वैलिड होती है और सभी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो वैलिड होती है। चलिए अब हम लोग मैथमेटिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी सेम रहती है। इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। मान लीजिए ग्राउंड है बच्चों, और ये एक हाइट है, और कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट से गिरना शुरू करता है, वो इस हाइट पर आता है और फाइनली वो जमीन से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन ए मान लो, ये पोजीशन बी मान लो, और ये पोजीशन सी मान लो, जब ग्राउंड से टकराने से ठीक पहले की पोजीशन होगी सी, ठीक है ना, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मास वही है m, है ना, वो तो ऑब्जेक्ट का मास वही रहेगा हर एक केस में। अब यहां जब वो गिरना शुरू होता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। यहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उसे हम v डैश कह देंगे, और यहां जिसकी फाइनल वेलोसिटी उसे हम v कह देंगे। इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट है, ठीक है, टोटल हाइट h मान लेते हैं, ठीक है, ये जो है टोटल हाइट h है, और यहां से जब वो गिरना शुरू करता है यहां तक जब वो आता है इस पोजीशन, तो ये s होता है, ठीक है।
जब इस पोजीशन तक आके S हो जाता है, उसके बाद ये जो बचा हुआ पोजीशन है ये, इसको हम मानेंगे H माइनस S, यानी टोटल H है, ऊपर से जब नीचे आया S हुआ, फिर नीचे जो बचा हुआ वो H माइनस S हुआ। तो चलिए हम देखते हैं कि पोजीशन A पर इसके पास कितनी एनर्जी है। अभी जब ये पोजीशन A पर है, पोजीशन A पर देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोजीशन A पे इसका U 0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो भाई अगर हाफ mv स्क्वायर लगाओगे भी तो V तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, mgh होता है, ठीक है ना, mg इसकी वो हो गया और h इसकी हाइट है। तो पोजीशन A पे जो इसके पास एनर्जी है बच्चों वो mgh है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि उसका U 0 है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में ये मालूम चल गया कि इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन A पर जो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी mgh है। अब हम इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन B पर एनर्जी चेक करते हैं बच्चों। पोजीशन B पर इसकी कितनी मतलब एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v यहाँ पे v डैश लिया हुआ हमने पोजीशन B पर, तो v डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो भी देखते हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी m g उसका वेट हो गया, और उसकी हाइट जो है वो जमीन से जो हाइट है, अब जो है हम देखो ये हाइट मेजर करेंगे, h माइनस एस देखेंगे इसका पोजीशन B पर, ये जमीन से क्या हाइट है, h माइनस एस है, तो h माइनस एस। अब ये v डैश का स्क्वायर क्या होगा, देखो हमें एक रिलेशन पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs होता है, ठीक है। तो यहाँ v डैश है, तो v डैश का स्क्वायर माइनस u 0 है बराबर 2gs, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2gs, तो हम इसे यहां यूज कर लेते हैं। तो हाफ m इंटू 2gs प्लस mg का h से करेंगे तो mgh हो जाएगा मल्टीप्लाई, और mg का s से करेंगे तो माइनस में mgs हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा mgs, अब ये जो mgs है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यानी पोजीशन B पर भी जो इसके पास एनर्जी आ रही है ना बच्चों, mgh आ रही है। देखो पोजीशन A पर भी mgh थी, पोजीशन B पर भी mgh है, तो क्या पोजीशन C यानी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड भी इतनी ही रहेगी? अगर ऐसा हम प्रूव कर पाएंगे तो हमारा ये वेरिफिकेशन हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो चलिए चेक करते हैं पोजीशन C पे क्या एनर्जी होगी इसकी। पोजीशन C लेते हैं, ठीक है, वहां भी हमें मैकेनिकल एनर्जी ही निकालनी है इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखो जमीन से उसकी हाइट 0 है, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब m g और h इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड है, वहां पे एनर्जी उसकी बिल्कुल भी हाइट नहीं है, तो h 0 ले लेंगे, और हाफ m v स्क्वायर। तो यहां पर v स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि अब इसका जो डिस्टेंस हो गया ना वो h हो गया बच्चों, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट ना यहां से ऊपर से आ रहा है यहां तक, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, h हो गई। तो इस बार हम यहां जो रिलेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, उसे हम 2gh की जगह s लिखेंगे, क्योंकि उसका डिस्टेंस कवर्ड h हो गया है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टोटल h हो गया उसका। तो ये v स्क्वायर u 0 था, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो 2gh आ रही है, पहले वाले में 2gs थी, तो यहां पे ये तो 0 हो गया mgh वाली वैल्यू, हाफ m, और v स्क्वायर क्या है 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो बच रहा है हमारे पास वो mgh ही बच रहा है। तो आपने देखा क्या हो रहा है, मतलब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर तीनों ही केस में ये थोड़ा अलग है, इसको मैं इस तरह से अलग दिखा देता हूं, अलग व्हाइट सर्कल में। तो यहां पर देख रहे हैं कि पोजीशन A पर भी उसके पास एनर्जी mgh है, टोटल एनर्जी, पोजीशन B पर भी mgh ही आ रही है कैलकुलेट करके, और पोजीशन C पर भी mgh ही आ रही है। तो ये है बच्चों मैथमेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आराम से 2-3 बार इस वाले सीन को देखो, आपको जरूर समझ में आएगा बच्चों। चलिए एनर्जी से अब आते हैं हम टॉपिक पावर पर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
यानी एनर्जी का जो ट्रांसफर है या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज पावर। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी रेट ऑफ कंजप्शन भी कह सकते हैं, खर्च करने की एनर्जी कितना आप खर्च कर रहे हैं उसको भी, उसके रेट को भी हम पावर कहते हैं। तो पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, या पावर जो होता है एनर्जी अपॉन में टाइम भी होता है, ठीक है ना। तो पावर को हम P से दिखाते हैं, वर्क अपॉन टाइम W अपॉन T होता है, पावर का यूनिट वॉट होता है बच्चों, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका वॉट है। और एक वाट क्या होता है, एक वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क कर रहा है तो उसकी पावर 1 वॉट है। जो पावर की बड़ी बिगर यूनिट है वो किलोवाट है, जो कि 1000 वाट के बराबर होता है। और किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट का मतलब हुआ कि 1000 जूल एनर्जी वो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है पर सेकेंड, 1000 जूल एनर्जी यूज कर रहा है वो पर सेकेंड। तो ये पावर की छोटी छोटी बातें हैं, इसकी डिफाइन है, फिर उसकी यूनिट है, फिर 1 वाट किसके इक्वल होता है, बिगर यूनिट में किलोवाट है, और 1 किलोवाट का मतलब क्या है कि 1000 जूल पर सेकेंड। अब हमारे पास टॉपिक है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होता है बच्चों, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज पावर निकालना हो, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमने ये देखना होगा टोटल उसने एनर्जी कितना कंज्यूम किया है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड को हम डिवाइड कर देंगे उसके टोटल टाइम टेकन से, तो जो ये आएगा वो उसे कहेंगे एवरेज पावर, टोटल टाइम टेकन से जब डिवाइड कर देंगे। एवरेज पावर क्या होता है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है बच्चों, देखो एनर्जी की छोटी सी यूनिट तो जूल है, पर हम जब कमर्शियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर एनर्जी को यूज करेंगे, एनर्जी को बेचेंगे, एनर्जी को खरीदेंगे, तो हमें एनर्जी की बड़ी यूनिट की जरूरत होगी जो कि है किलोवाट आवर। एनर्जी की बिगर यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। इसे हम कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, एनर्जी का सिर्फ यूनिट भी कह देते हैं, एनर्जी की यूनिट कहते हैं। किलोवाट आवर क्या होता है, अगर किसी 1 किलोवाट के डिवाइस को आप लगातार 1 घंटे इस्तेमाल करें तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी ना वो 1 यूनिट होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट। फिर से ध्यान सुन लो, 1 किलोवाट के डिवाइस को आप 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, वो 1 यूनिट एनर्जी होगी। इसी को हम एनर्जी का कमर्शियल यूनिट कहते हैं, KWH को एनर्जी का कमर्शियल यूनिट कहते हैं बच्चों। ये कमर्शियल यूनिट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है ना ये KWH, और एनर्जी का जो SI यूनिट है जूल, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो 1 KWH इक्वल होता है 3 ये पावर होगा 3.6 इंटू 10 रेज की पावर 6 जूल के बराबर होता है ना। 3.6 इंटू 10 रेज की पावर 6, यानी 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी होता है वो 36 लाख जूल के बराबर होता है। कैसे होता है, स्क्रीन पर आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं। 1 किलोवाट को आपने 1000 वाट लिख दिया, 1 आवर को 3600 सेकेंड लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया तो वाट इंटू सेकेंड जो होता है वो जूल होता है। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका 36 लाख जूल आ गया, उसी को हमने लिख दिया 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। और हमारे जो एनर्जी के जो घरों में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इस्तेमाल जो होता है, वो एनर्जी को हम उसी में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में ही मेजर करा जाता है। इसको हम किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब, आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, ठीक है। तो ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है बच्चों। इस तरह से एनर्जी के जो कमर्शियल यूनिट है और जो एनर्जी का SI यूनिट है उसके बीच में ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसका इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जो 1 किलोवाट आवर है 1 यूनिट बनाता है इसका, और इसका जो 1 किलोवाट की वैल्यू होती है इक्वल होती है 36 लाख जूल, यानी 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल के बराबर होती है। इसे जरूर याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल, जो टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चों।